नमस्कार बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. In today's video, we will discuss how cell was discovered by Robert Hooke. अलग अलग टाइप्स की सेल्स कौन कौन सी हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर सेल में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. एक एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील बनाया जा सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस इन प्लांट एंड एनिमल सेल. वीडियो के अंत में हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी. ये एक चांस डिस्कवरी थी. रॉबर्ट हुक कॉर्क सेल्स को एक माइक्रोस्कोप में देख रहे थे. जब उस पीस ऑफ कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें उसके अंदर छोटे छोटे से बॉक्सेस नजर आए और उन बॉक्सेस के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया सेल, क्योंकि सेल एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम. सो दिस इज हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड. जैसा कि आपको पता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. सेल को हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल के मिलने से ही बना है. और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर परफॉर्म बाय द सेल्स. ये सेल्स जब कंबाइन होती हैं तो बनते हैं टिश्यू. टिश्यू के कॉम्बिनेशन से बनते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ऑर्गन्स कंबाइन होने पर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. और जब सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म बन जाता है. दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी टेक्स प्लेस. This is how an organism's body is organized. Size of cell. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स अलग अलग साइज की होती हैं. कुछ सेल्स इतनी छोटी हैं कि हमें आंखों से नजर ही नहीं आती हैं. जैसे सबसे स्मॉलेस्ट सेल है एक बैक्टीरिया की जिसका साइज है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर. और कुछ सेल्स इतनी बड़ी होती हैं कि हम एज्यूम कर सकते हैं. और जो सबसे बड़ी सेल है वो है ऑस्ट्रिच की जिसका साइज है 170 मिलीमीटर बाय 130 मिलीमीटर. ये हम कंपेयर कर सकते हैं. ये सबसे लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच जिसे हम हैंड्स एग से कंपेयर कर रहे हैं इस पिक्चर में. एंड दिस इज ऑस्ट्रिच एग इन द हैंड ऑफ अ पर्सन. आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा ऑस्ट्रिच एग. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ माइकोप्लाज्म. ये हमें नेकेड आई से भी नजर नहीं आएंगी और इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी. इसी तरह से ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स भी डिफरेंट होते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल सेल होती है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ वन सेल ओनली. यही एक सेल उनकी बॉडी के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं. मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, इनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, मोर देन वन. और इसमें सभी सेल्स आपस में डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू वर्क करती हैं. इनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं और ये सभी सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज करके बॉडी के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं. फॉर एग्जाम्पल इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. This picture is showing a unicellular organism Chlamydomonas and a multicellular organism elephant. Now shapes of cells. Cells की शेप भी अलग अलग होती हैं. कुछ सेल्स स्फेरिकल होती हैं, कुछ राउंड शेप की होती हैं, कोई लॉन्ग होती हैं, कोई स्पिंडल यानी कि बेलन जैसी शेप की होती हैं, किसी में ब्रांचेस होती हैं. So cells comes in different shapes. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारी बॉडी की अलग अलग सेल्स और आप सभी का देखेंगे स्ट्रक्चर अलग है, शेप अलग है. जैसे स्मूथ मसल्स देखिए स्पिंडल शेप है, ओवम स्पेरिकल है, नर्व सेल में ब्रांचेस हैं चारों तरफ. सो सेल्स कम इन डिफरेंट शेप्स. कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जो लगातार अपनी शेप चेंज कर सकती हैं.
फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी की शेप हर बार चेंज होती रहती है। इसी तरह से हमारी ब्लड के अंदर WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनकी शेप भी लगातार चेंज होती रहती है। बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल। किसी भी सेल में मेनली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो सबसे पहले हर सेल के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस, जो कि सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेल के अंदर का एंटायर लिक्विड फ्लूइड जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एक एक्टिविटी से देखते हैं कि किस तरह से अनियन पील को हम टेम्परेरी माउंट बना सकते हैं और उसमें हम सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें अनियंस चाहिए, वाटर, सैफरनिन स्टेन एंड ग्लिसरीन। अनियन का छिलका निकालेंगे और अंदर की तरफ से एक ट्रांसपेरेंट पील को निकालेंगे। इस पील को वाटर में डालेंगे, फिर उसे सैफरनिन स्टेन में शिफ्ट करेंगे जो कि उसे कलर देगा, और फिर से वाटर में डालेंगे एक्स्ट्रा स्टेन हटाने के लिए। इसे ग्लास स्लाइड पे रखेंगे, ग्लिसरीन डालेंगे इसके ऊपर, कवर स्लिप से कवर करेंगे, एक्स्ट्रा स्टेन को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉटिंग पेपर और फिर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा जिसमें ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर है। ये सेल मेम्ब्रेन है पूरी। इसके बीच में आपको जो राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड द एंटायर फ्लूइड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। किसी भी सेल में न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किसी भी सेल में न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है जेली लाइक, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट, शुगर, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और इसके अलावा इसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के लिए अलग अलग काम करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स वगैरह वगैरह। प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर के एंटायर फ्लूइड कंटेंट को बोलते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म भी आता है और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड भी आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि आपको मैंने बताया था, हर सेल के बाहर एक कवर होता है, एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है और ये मेम्ब्रेन कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लांट और एनिमल्स दोनों में ये प्रेजेंट होती है। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई होती है और इसकी वजह से सेल को अपनी खुद की एक आइडेंटिटी मिलती है, यानी सेल दूसरी सेल से अलग रह पाती है और सराउंडिंग से भी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सेल। ये सेल की इनर कंटेंट्स को प्रोटेक्ट तो करती ही है, इसके साथ ये कंट्रोल करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन अ सेल। सेल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं, इसका कंट्रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है और इसीलिए इसे कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देन कम्स सेल वॉल। प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और थिक कवर होता है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है और इसकी वजह से प्लांट को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है। सेल वॉल प्लांट्स में, फंगी में और बैक्टीरियाज में होती है और इसी सेल वॉल की वजह से ये सभी में होती है। सेल वॉल सेल्स को ब्रस्ट नहीं होने देती है इन वेरी डाइल्यूट एनवायरनमेंट। सेल वॉल हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। मीन्स सेल अपनी शेप को भी मेंटेन कर पाएगा और वाटर प्रेशर को भी बियर कर पाएगा।
Cell wall helps in maintaining the turgidity and rigidity of the cell. Turgidity means water के प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगा and rigidity means cell की shape maintain रहेगी. So that's why cell wall is very helpful in the plants. Then comes plastids. Plastids भी सिर्फ plant cells में ही होते हैं. There are many different types of plastids. First, chromoplast. Colored plastids को बोलते हैं, जिसकी वजह से plant के different parts में different colors होते हैं. Second, leucoplast. ये white या colorless होते हैं और इनका main काम होता है store करना. ये materials को store करते हैं. Third is chloroplast. Green color के होते हैं. इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वैक्यूल्स स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं. स्टोरेज पर्पस से यूज होते हैं. इसमें कोई भी सॉलिड या लिक्विड चीज को सेल्स स्टोर करती हैं. एनिमल सेल में ये वैक्यूल्स बहुत ही छोटे छोटे साइज के होते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेंटर में बहुत ही बड़े साइज का वैक्यूल होता है. कुछ प्लांट सेल्स में वैक्यूल 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है. इस वैक्यूल के अंदर सेल सैप होता है, एक लिक्विड होता है, जिसकी वजह से सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी मिलती है. प्लांट सेल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि उसकी Many substances of importance in the life of plant cells are stored in these vacuoles. वैक्यूल में जो सेल सैप है उसमें सभी प्लांट के इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस का स्टोरेज होता है. न्यूक्लियस. सेल के सेंटर में स्फेरिकल या ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं और इन जीन्स में कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिसके थ्रू पेरेंट्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचती है. तो न्यूक्लियस इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर पासिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. न्यूक्लियस का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? सबसे पहले सेल की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है. सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. सेलुलर रिप्रोडक्शन में सेल जब रिप्रोड्यूस करती है, 1 से 2 सेल्स बनती हैं, तो उसमें भी मेन रोल न्यूक्लियस का ही होता है. एंड थर्ड, इसमें हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है सेल की, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन करने का काम भी न्यूक्लियस के थ्रू ही होता है. Now, what is the difference between plant and animal cell? प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? दिस इज द पिक्चर ऑफ अ एनिमल सेल एंड दिस पिक्चर शोज द प्लांट सेल. सबसे मेन डिफरेंस है क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, इसीलिए प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं, जबकि एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. सेकेंड, सेल वॉल. प्लांट सेल्स को वाटर में रहना पड़ता है, तो अपनी टर्जिडिटी और रिजिडिटी को मेंटेन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही एक और कवर होता है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में है. एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं होती. थर्ड, वैक्यूल. प्लांट सेल में वैक्यूल सिंगल होता है और बड़े साइज का होता है, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स छोटे छोटे साइज के होते हैं और नंबर में 2 से 3 तक हो सकते हैं और ज्यादा नंबर में हो सकते हैं. अगर आप एनिमल सेल्स में देखें तो एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जबकि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते. एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं व्हाट इज कॉमन एंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल. सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होती है और एनिमल सेल्स में भी होती है. एक टेबल के थ्रू देखते हैं व्हाट इज द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन द प्लांट एंड एनिमल सेल. फर्स्ट, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है. सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है. न्यूक्लियस प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, this is also present in both plant and animal cell. Cytoplasm present in both
animal and plant cell. Plastids are present only in plant cells. वैक्यूल्स एनिमल सेल में बहुत सारे होते हैं लेकिन छोटे साइज के होते हैं, जबकि प्लांट सेल में एक सिंगल वैक्यूल लार्ज साइज का मिलता है। जबकि प्लांट सेल में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है। Now let us discuss frequently asked question. Name the basic structural and functional unit of life. So this is cell. Who discovered cell and how? Robert Hooke discovered the cell by looking cork cells in a microscope. Name the smallest and largest cell. Smallest cell is of mycoplasma and largest cell is of ostrich egg. Name 3 basic parts of a cell. So basic parts are plasma membrane, cytoplasm and nucleus. Write the difference between plant and animal cell. अभी हम लोगों ने ये सारे differences को discuss किया है. You can write down in points. Draw a well-labeled diagram of a plant cell. प्लांट सेल का डायग्राम बनाना है और उसके हर पार्ट को जो कि इसमें स्पेशली प्रेजेंट हैं उन्हें आपको लेबल जरूर करना है, जैसे कि सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स बड़े साइज का दिखाना है और वैक्यूल बड़े साइज का दिखाना है। Where are chromosomes found in a cell? So chromosomes are present in the nucleus. What is their function? They carry the genetic information from one generation to the next generation. Next, explain why chloroplasts are found only in plant cell. Because only plant cells are capable of doing photosynthesis by trapping the solar energy with the help of chloroplast. इस चैप्टर में इतना ही। बच्चों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।